हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका एग्ज़ाम एपीओ का जो अपकमिंग अभी अभी जस्ट हुआ है, वह एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा रहा होगा। और सब कोई इस उम्मीद में है कि उनका रिज़ल्ट सी के पीएससी साइट है, उस साइट पर उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और आशा अच्छी भी है, आशाएं रखनी चाहिए। आपने बहुत मेहनत से तैयारी की है, बहुत लगन के साथ तैयारी की है। और अगर कुछ लगन में कुछ कमी भी रह गई, फिर भी हमारा एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, हमारी इच्छा रहती है कि रिजल्ट में हम शामिल हों। ठीक है? तो ये आशा निर्मूल नहीं है, होनी भी चाहिए, आशा पर दुनिया चल रही है। लेकिन आज जो हम लोग इस समय उपस्थित हुए हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सही आकलन किया जाए कि आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारे बड़बोलेपन अभी यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलते हैं। कट ऑफ इतना जाएगा, इतने पर सिलेक्शन होगा। कभी गलत आंसर दे कर के लोग चाहते हैं कि आपको कुछ समय के लिए अच्छा फ़ील करा दें कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर इस बात से हम लोग आगे निकल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो जो यक्ष प्रश्न आता है वह ये है कि आप आगे कैसे मूव करेंगे, कौन कैसे करेंगे, आपकी तैयारी आगे क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। और बिना रणनीति के एक छोटी सी लड़ाई से लेकर के एक बड़ा सा युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी, एक तैयारी की रणनीति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आपके सामने ये वैकेंसी उपस्थित हुई है और इसकी तैयारी करके आपने इसका एग्ज़ाम भी दे दिया है। सारे लोगों के भाग्य जो है वह बीपीएससी के पिटारे में कैद हो चुका है। और अब हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार है पहले आंसर की का, और उसके बाद जो सिलेक्शन सिलेक्शन लिस्ट का, जिसमें ऐसे लोग जो सफल अभ्यर्थी है वह के नाम वहाँ पर मेंशन किए जाएँगे, रोल नंबर मेंशन किए जाएँ। ठीक है? चाहे अभी कोई कितना भी आपको आश्वासन दे दे कि आपका रिज़ल्ट है, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आएगा और जब तक आप अपन रिज़ल्ट में अपना नाम और अपना रोल नंबर नहीं देख लेंगे, कोई भी स्टूडेंट पूरे तसल्ली के साथ आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम लोग उस रणनीति की बात करेंगे जो आगे आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यह रणनीति आपके पिछले एग्जाम की अपेक्षा बहुत ही अलग होगी, बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। प्रीलिम्स प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसके नेचर को पहले आप समझें कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक एग्ज़ॉस्टिव फैक्ट्स का फैक्ट्स का एक एक जंबल है। एक फैक्ट्स जो है वह मैक्सिमम आपको अपने दिमाग में भर के ले जाना है और 4 ऑप्शंस में से आपको उस सही ऑप्शन की खोज करनी है, जो आपके उत्तर को सही करेगा और आपके रिज़ल्ट में काम आएगा। यानी यानी जो है वो बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, ये आपको अपने दिमाग में रह करके प्री का एग्ज़ाम देना होता है। प्री का एग्ज़ाम एक उस ऑब्जेक्टिव के तहत है कि आप कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख करके, और अगर ज़रा सा भी हिंट आपको दिया जाए तो तुरंत उस फैक्ट तक आप पहुंच सकते हैं। ये शार्पनेस देखा जाता है। और इस शार्पनेस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप? इसको अचीव करते हैं आप प्रैक्टिस से, लगातार एमसीक्यू बना करके, लगातार बेयर एक्ट्स पढ़ करके, सेक्शंस का अंबार है और लगातार आप पढ़ते जाते हैं बहुत सारे एक्ट और उसके बहुत सारे सेक्शंस।
और अब मेंस की एक तैयारी करनी है आपको, रिटेन एग्जाम की तैयारी करनी है। और रिटेन एग्जाम की तैयारी के लिए अब क्या रणनीति होगी? क्या उसी तरह से आप फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसी तरह से जो है वह तथ्यों का अंबार लगा लेंगे? नहीं, अब है कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जो प्री होता है वह बताता है कि आपको फैक्ट्स कितने मेमोराइज है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है वह बताता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, और शब्दों को एक दूसरे में पिरो करके कितना लयबद्ध तरीके से, कितना रिदमिक फॉर्म में आप आंसर राइटिंग करते हैं। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो आप अचानक से परेशान हो सकते हैं, इतना सारा बात याद करेंगे? नहीं, आपको इतनी सारे बातें याद करने की जरूरत नहीं। तैयारी जो है वह स्ट्रैटेजिकली होती है, केवल मेहनत, हार्ड वर्क आपकी तैयारी का पैरामीटर नहीं हो सकता। तो पहली चीज आपको देखनी है कि जो आंसर राइटिंग है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है वह क्या है कि आपके आंसर में एक लय है कि नहीं, एक रिदम है कि नहीं। अगर आंसर में आपके लय है, रिदम है, तो दो फैक्ट कम भी रहेंगे, दो सेक्शंस कम भी मेंशन किए गए रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जज बनते हुए देखा है जिन्होंने केस लॉ पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन उनके आंसर में एक ल्यूसिड लैंग्वेज था, के आंसर में एक लय था, एक तारतम्यता थी, एक रिदमिक वेव था। और शुरू में कोई आदमी पढ़ा तो वह अंतिम तक पढ़ता चला जाता था, इतना साधारण लैंग्वेज में के आंसर। और इस कारण से उनका सिलेक्शन हुआ, रैंक कर रहे, बिना केस लॉ के, बिना बहुत सेक्शन के। और आप देखेंगे कि अभी आपके में सीपीसी है, सीपीसी में सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा होता है, और रेस जुडिकाटा में लोग 8 एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। रेस जुडिकाटा विथ 8 एक्सप्लेनेशंस, आके निकलेंगे कहेंगे कि हम तो एक भी एक्सप्लेनेशन छोड़े नहीं, पेज नंबर लिख देते, वो क्यों छोड़ दिए? तो ये तरीका नहीं है आपके आंसर राइटिंग का। वहाँ पर आपको बेयर एक्ट छापने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वो डिकोड करने की ज़रूरत है। जो सेक्शन आपसे पूछा गया है, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, उसको डिकोड करना है। और और जो कॉपी चेक करने वाला है उसको बांध देना है कि आप पहले लाइन को पढ़े तो अंतिम लाइन तक पढ़ने की इच्छा आप में जग जाए, और वो भी पढ़ने में बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई, माथे पर कोई स्ट्रेस नहीं आया, और आप आसानी से पूरा क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ गए। अगर कॉपी चेक करने वाला इस मेंटलिटी के साथ आपका कॉपी चेक करता है तो कोई कारण नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा नंबर ना, अनएक्सपेक्टेड नंबर देगा। और दूसरे आप पर टीटाकसी करेंगे कि सेक्शन लिखे ही नहीं, केस लॉ मेंशन ही नहीं किए, ठीक है, ये बात छोड़ दिए, ये मैक्सिम नहीं रखे, है ना। रेस जुडिकाटा में 3 मैक्सिम है, तीनों मैक्सिम एकदम खूब लिखे, और लय है ये नहीं है, लग रहा है कि पीटी का कोई नोट्स छाप करके आ गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। और होगा भी तो रैंक अच्छा नहीं आएगा, मन मुताबिक नहीं आएगा, जितना पढ़े हैं उतनी उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी। तो आपके मेहनत को रिकॉग्निशन मिलता है आपकी स्ट्रैटेजी से, आपके स्मार्टनेस से, और एक सही रणनीति और सही गाइडलाइन के। बिना गाइडलाइन के आप अच्छा नंबर, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हम लोग बना के दे रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप सेक्शंस को लिखें, कितना केस लॉ मेंशन करना है, क्या मैक्सिम लिखना है, क्या हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि नहीं, क्या हर क्वेश्चन में एग्जांपल्स देने हैं कि नहीं, इलस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप आंसर राइटिंग करते हैं।
एक सवाल बार-बार स्टूडेंट का निकल के आता है कि कितने पेज में लिखा जाए? तो एक पैरामीटर तो मुझे लगता है वह सेट होना चाहिए कि 1 पेज 5 मार्क्स को डिनोट करता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पेज इनफ है। 10 मार्क्स का 2 पेज, 15 मार्क्स के 3 पेज, 20 और 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के आपको 5 पेज होने चाहिए। और पिछले बार से बीपीएससी ने जुडिशियरी में ये पैरामीटर लागू भी किया है कि अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 पेज अलॉट किए जाते हैं। उसी उसी डेजिग्नेटेड पेज में आप क्या करेंगे, आपको आंसर लिखना होता है। अगर आप ज़्यादा लंबा आंसर लिखने के आदी हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको निराशा होगी। तो कितना लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, और जो एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, वह है कि कितना साफ-सुथरा लिखा जाना चाहिए। हैंडराइटिंग, क्योंकि जिन लोगों का बचपन से ही बनता आ रहा है, उनको एक माइलेज तो मिलता ही है हमेशा हैंडराइटिंग के लिए। लेकिन अगर आप हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं बना पाते हैं, फिर भी साफ-साफ और शुद्ध-शुद्ध लिखने का प्रयास ज़रूर करें। कुछ चीज़ों को आप हाइलाइट ज़रूर करें। जैसे अगर आपने सेक्शन लिखा है, तो सेक्शन दूर से ही दिखना चाहिए। अगर आपने केस लॉ लिखा है, तो केस लॉ हाइलाइट होना चाहिए, हाइलाइटर से नहीं। ये भूल कभी नहीं कीजिएगा। हाइलाइटर या ब्रैकेट में अगर आप लिखते हैं, तो उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको इस तरह से लिखने का स्टाइल पैदा करना होगा, जिससे आपका सेक्शन, आपका केस लॉ, आपके पॉइंटर्स, ये सब विज़िबल हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही ये कला भी आपकी आनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसे फैक्ट आप मेंशन करना चाहते हैं, जिस पर कॉपी चेक करने वाले का ध्यान नहीं जाए, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बहुत साफ नहीं है। ऑटोमेटिक वहाँ पर कॉपी चेक करने वाले का ध्यान नहीं जाएगा और आसानी से आप उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कोई क्वेरी चाहते हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपका है, तैयारी कैसे करें, रणनीति क्या हो सकती है, और किस तरह से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का सुझाव या गाइडलाइन आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपको सही मार्गदर्शन दे सकूँ और आपके सफलता में एक योगदान कर सकूँ। इसी आशा के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर एप्रिशिएटिंग लीगल बीज अकेडमी। गुड नाइट।